जब मुलाकात हुई तो क्या बात हुई? क्या वो बात भी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, या फिर वो बात हुई जो होनी चाहिए थी? क्योंकि बात यह है कि बतियाने के लिए बातें तो बहुत हैं, इसलिए कभी कभी बात होती है तो बहुत दूर तक निकल जाती है। आप कहेंगे कि मैं क्या बात की खाल निकाल रहा हूं, तो याद करिए 24 नवंबर 2018 की वो तारीख जब इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के भीतर भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई से मुलाकात करते हैं। कहा जाता है कि कोर्ट नंबर 1 जहां चीफ जस्टिस बैठते हैं उसके भीतर मुलाकात हुई, और इस मुलाकात के बाद हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। ठीक वैसे ही जैसे आजकल बीजेपी के लाडले सांसद निशिकांत दुबे के बदले हुए सुर नजर आ रहे हैं। 365 दिन नफरत की राजनीति करने वाले इस समय बयान दे रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, भारत पूरी तरह से सेक्युलर देश है, हिंदू मुसलमान की कोई बात ही नहीं है। ये होती है टाइमिंग। जब प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस की मुलाकात हुई तो अमित शाह की भाषा में क्रोनोलॉजी बदल गई। लगातार आरोप लगे कि जो रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप को लेकर ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे, वो रंजन गोगोई और उनके कई फैसले सरकार के पक्ष में आते हुए नजर आए, और इन सब का परिणाम यह हुआ कि गोगोई साहब राज्यसभा के सांसद बन गए। यह अलग बात है कि वर्तमान चीफ जस्टिस ने पहले से ही कह दिया है कि हमारी कोई रिटायरमेंट के बाद राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, हमें कोई कुर्सी नहीं चाहिए। मगर फिर भी हाल फिलहाल में ये तस्वीरें सामने आई हैं। इसके बाद फिर से ये बात होने लगी है कि जब मुलाकात हुई तो क्या बात हुई, क्योंकि इस मुलाकात में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मोदी सत्ता के कई मंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी BR गवई शामिल थे। आप कहेंगे कि इसमें आपत्ति क्या है? दरअसल मामला टाइमिंग का है। क्रोनोलॉजी ऐसी है कि बात निकल पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन का मामला सुना जा चुका है, फैसला आना बाकी है, इसलिए क्रोनोलॉजी मैटर करती है। आइए इस मामले पर विस्तार से बात करते हैं, साथ ही चर्चा करेंगे कि कैसे देश की एक अदालत ने नफरती चिंटुओं को जोरदार तमाचा मारा है। उधर भाजपा इस सिस्टम का एक नया कारनामा सामने आया है जो बताता है कि वोट के लिए और चेहरा चमकाने के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। बात भाजपा के उस विधायक की भी करेंगे जो महिला अधिकारी को मुसलमान होने के नाते पाकिस्तानी बुला रहा है, तथा सुप्रीम कोर्ट के आज के एक बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि यूएपीए और मकोका जैसे मामलों में सालों साल इस देश के लोग जेल में गुजार देते हैं। इसका रास्ता निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण पहल की तरफ इशारा किया है और सरकार से पूछा है कि इसमें क्या किया जा सकता है। बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, आपकी चैनल के लिए मजबूती के लिए यह जरूरी है। 2 सेकंड लगता है, अभी कर लीजिए। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी उन मुद्दों पर बात हो पाती है, खुल के चर्चा हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है और गोदी न्यूज एजेंसियों को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम और ट्विटर का लिंक दे रखा है, जल्द से जल्द जाकर वहां से फॉलो कर लीजिए, जुड़ जाइए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और चीफ जस्टिस से मुलाकात की बात करने से पहले आपको बता दें कि 1995 के वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की पीठ ने केंद्र और राज्य को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि 1995 का मामला अब इस पर सुनवाई क्यों की जाए। भाई बताइए, हमको इस पर विचार करने की क्या जरूरत आन पड़ी है? इतने साल बाद 1995 के अधिनियम को चुनौती क्यों दी जा रही है? बहरहाल आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर नए वक्फ कानून को बहुत सारे लोगों ने चुनौती दी थी। इस पर दोनों पक्षों की बातें सुनी जा चुकी हैं, तर्क लिए जा चुके हैं, फैसला सुरक्षित है। मगर इसी बीच राष्ट्रपति भवन में नए चीफ जस्टिस BR गवई के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया गया। ये एक प्रथा है जो हमेशा होती है। इस आयोजन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना तथा और भी बहुत सारे जज मौजूद रहे। विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद थे। वैसे तो ये मुलाकात और इन तस्वीरों को रात्रि भोज को लेकर सामान्य सी खबर बननी चाहिए थी, मगर अभी की जो टाइमिंग है वो बड़े सवाल खड़े करती है। आप देख रहे हैं पिछले कई सप्ताह से मोदी सत्ता की विचारधारा वाले लोग, चाहे वो किसी भी पद पर हो, जब से चीफ जस्टिस संजीव खन्ना आए पूर्व वाले और उन्होंने कुछ मजबूत फैसले दिए तो एक तनावग्रस्त स्थिति नजर आती है। ऐसा लगा कि केंद्र की सत्ता सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं दबाव में लाना चाहती है। और तो और तमाम चीजों को ताक पर रखते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को और उसके अधिकारों को चुनौती देने वाले बयान दिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति को निर्देश दिया
कि समयबद्ध तरीके से फैसला कीजिए, अनिश्चितकालीन मामलों पर लंबित रहना ठीक नहीं है, तो मानो पूरा भाजपाई सिस्टम एकदम जलने लगा, जल उठा। अपने आप में यह चिंताजनक है कि उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे व्यक्ति को भाजपाई सिस्टम का हिस्सा कहा जाने लगा है। मगर क्या करें, इसका ख्याल तो सबसे पहले उन्हीं को रखना चाहिए। पद की गरिमा को बचाकर रखने की जिम्मेदारी तो सबसे पहले उन्हीं की है। बहरहाल राज्यसभा के सभापति की कुर्सी पर बैठते हुए भी और उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे हुए भी, इसके पहले जब राज्यपाल थे तब भी श्री जगदीप धनखड़ ने जैसा व्यवहार दिखाया है, उसमें कहीं से भी यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि उनका पद हल्का पड़ जाता है उनकी विचारधारा के सामने। यानी विचारधारा हावी नजर आती है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्ण न्याय के अधिकार को लेकर राष्ट्रपति को दिए गए निर्देश को लेकर जगदीप धनखड़ ने बहुत सारे सवाल उठाए, आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक अधिकार को परमाणु मिसाइल तक कह दिया। इसके बाद आपने देखा कि राष्ट्रपति की तरफ से 14 सवालों की बाकायदा एक लिस्ट तैयार की जाती है, यानी सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया गया। स्वागत ही, वर्तमान चीफ जस्टिस का स्वागत ही 14 सवालों से किया गया। बार बार यह पूछा गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को निर्देश दे सकता है। यह सब कुछ जब चल रहा था, उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के भीतर वक्फ संशोधन का मामला भी चल रहा था और ज्यादातर लोगों ने इस तरफ इशारा किया कि यह सारे बयान कहीं ना कहीं वक्फ संशोधन मामले पर कोई दबाव बनाने का प्रयास तो नहीं है। अब जब सुनवाई पूरी हो गई है, फैसला सुरक्षित है, तभी यह तस्वीर सामने आई है। लोग एक बार फिर से चर्चा करने लगे हैं कि जो जगदीप धनखड़ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी सुप्रीम कोर्ट से उसके अधिकारों और उसके पावर के बारे में सवाल कर रही हैं, जब वो मिले, यानी जब मुलाकात हुई, तो क्या बात हुई? क्या उन्होंने सामने से भी इस तरह की कोई चर्चा की? क्या इस मुलाकात का वक्फ संशोधन के फैसले पर भी कोई असर होने वाला है? क्या इस मुलाकात का परिणाम भी वैसा ही होगा जैसा पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और प्रधानमंत्री की मुलाकात का हुआ? मगर समझने वाली बात यह है कि रंजन गोगोई तो राज्यसभा जाने के लिए लौट गए, मगर वर्तमान चीफ जस्टिस ने शपथ लेने से पहले ऐलान कर दिया था कि हमको कुछ नहीं चाहिए, रिटायरमेंट के बाद कोई लालसा, कोई लालच नहीं है। वैसे अभी के लिए दो चर्चाएं चल रही हैं। महामहिम राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से जो 14 सवाल पूछे थे और सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश कि समय पर फैसला लीजिए, क्या इस पर पुनर्विचार होगा? मगर सवाल यह है कि भाजपाई सिस्टम ने कहना शुरू कर दिया कि राष्ट्रपति बड़ी है या सुप्रीम कोर्ट। जब ये सवाल उठने लगे तो वर्तमान चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई बड़ा नहीं है, संविधान बड़ा है, क्योंकि वही सबको शक्ति देता है और संविधान की रक्षा करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। यानी अब यह चर्चा चल पड़ी है कि इस मुलाकात में बात क्या हुई और क्या क्या बात हुई। इसका अंदाजा तभी लगेगा जब वक्फ संशोधन का फैसला आएगा और सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रपति को जवाब भेजा जाएगा। समयबद्ध तरीके से फैसला लेने वाले फैसले पर जो अगला एक्शन होगा, यही चीजें बताएंगी कि मुलाकात हुई तो क्या बात हुई। फिलहाल हम खाली इतनी ही उम्मीद कर सकते हैं कि 24 नवंबर 2018 का वक्त भारतीय लोकतंत्र में फिर से रिपीट न हो। यही देश के लिए बेहतर है, हमारे आपके लिए और लोकतंत्र के लिए बेहतर है। वैसे एक शर्मनाक भाजपाई कार्यक्रम फिर से सामने आया है। पिछले दिनों गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी चेहरा चमकाओ योजना के तहत रोड शो वगैरह कर रहे थे। इस दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार भी वहां मौजूद था। तो पहले इस मामले पर खूब भौकाल टाइट किया गया, खूब दिखाया गया कि देखो कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार प्रधानमंत्री के सम्मान में आया है। बाद में पता चला कि अधिकारियों ने फोन करके सोफिया के परिवार को बुलाया था। सोचिए, चेहरा चमकाने के लिए अब मुसलमानों की जरूरत पड़ने लगी है। कहीं विदेशों में खोज खोज के मुस्लिम सांसदों को भेजा जा रहा है भारत का पक्ष रखने के लिए, और ये वो पार्टी कर रही है जो एक भी मुस्लिम सांसद नहीं बना पाई। लगातार मुस्लिम विरोध के नाम पर वोट मांगा जाता है, एक भी मुस्लिम कैंडिडेट उतार नहीं पाए साहब। मगर इन सारे तिकड़मों के पीछे इतना ध्यान रखिएगा कि भाजपा का वो मंत्री जो सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बोलता है, हुजूर उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। हाईकोर्ट ने गटर छाप भाषा की संज्ञा दे दी, फिर भी हुजूर ने अपने गटर छाप भाषा वाले मंत्री को सजा नहीं दी। वैसे लोग तो ये भी कहते हैं कि देंगे किस मुंह से, जिस मुंह से सजा देंगे पहले उस मुंह को भी तो जांचना होगा कि वो कौन सा छाप है। कौन सा छाप है आप तो जानते ही हैं। जगह जगह ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भिखमंगाई शुरू हो गई है। हुजूर घूम घूम के सिंदूर के नाम पर माहौल बनाने लगे हैं। ये अलग बात है कि इस बार माहौल पुलवामा जैसा नहीं बन पा रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक जैसा नहीं बन पा रहा है। लोग असलियत जान चुके हैं। कथित रूप से तिरंगा यात्रा फेल होने के बाद और भाजपा के विधायक द्वारा तिरंगे से नाक पहुंचने के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर को बेचकर वोट कमाने के लिए हुजूर ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया है। इसी बीच एक और भाजपा नेता को सड़ियल सोच सामने आई है। इनका नाम है एन रवि कुमार और कुलबर्गी के डीसी मुस्लिम IAS अधिकारी के खिलाफ यह व्यक्ति शर्मनाक भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तानी बता रहा है। सोचिए भाजपाई विचारधारा कैसी है, कितनी घृणित है। सवाल है कि क्या पाकिस्तान का कोई नागरिक भारत में IAS बन सकता है? और यदि बन गया तो शर्म से डूब मरो, तुम्हारी सत्ता है, जांच क्यों नहीं किया? इसका जवाब आप भक्तों की टोली से पूछिएगा। वैसे भक्तों ने पिछले 10-11 सालों में जिन जिन लोगों को देशद्रोही, पाकिस्तानी और हिंदू विरोधी बताया, उनमें से किसी का बाल भी बांका नहीं कर पाए, क्योंकि ये लोग इन शब्दों से उन्हीं लोगों को पुकारते हैं जो इनसे सवाल करते हैं, जो जागरूक हैं, जो अपने अधिकारों को जानते हैं, जो सिर्फ पैदा होकर मेरी नागरिकता के भरोसे जिंदा नहीं है, जो असल में नागरिक हैं, जो अपने अधिकारों और कर्तव्यों को पहचानते हैं। इसलिए बाल बांका नहीं कर पाए और न कर पाएंगे। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि उल जलूल और झूठे मामलों में फंसाकर सालों साल जेल में रख लें, मगर इससे आरोप सिद्ध नहीं होते। इसी तरह के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण
टिप्पणी की है और एक बेहतर पहल की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यूएपीए या मकोका के मामलों की सुनवाई में देरी पर चिंता जताई है और कहा है कि ऐसे मामलों के जल्द निस्तारण के लिए अतिरिक्त अदालतों की जरूरत है। न्यायालय में इन विशेष कानूनों के तहत सैकड़ों मामले लटके पड़े हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ ऐसी अदालतें बनाई जा सकती हैं जिनमें सिर्फ इसी तरह के मामलों की सुनवाई हो, उन्हें कोई भी सिविल या आपराधिक मामला न दिया जाए। ऐसे मामलों की सुनवाई दिन प्रतिदिन आधार पर होनी चाहिए, यानी रोज होनी चाहिए। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे को निर्देश प्राप्त करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। यानी सरकार से पूछा गया है कि 4 सप्ताह के भीतर बताइए कि किस तरीके से हम लोग यूएपीए और मकोका के तहत मामलों के लिए अलग से न्यायालय की व्यवस्था कर सकते हैं ताकि जल्द से जल्द सुनवाई हो, लोगों को न्याय मिले, बोझ कम हो। अब आपके मन में आ रहा होगा कि जब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट को करना है तो सरकार से पूछने की क्या जरूरत है? सत्ता में तो वही लोग बैठे हैं ना जो जबरिया यूएपीए थोप देते हैं, राजनीतिक कारणों से भी थोप देते हैं। दरअसल मामला यह है कि अदालतों के निर्माण का अधिकार कार्यपालिका का होता है, उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए सरकार से निर्देश लेना जरूरी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने ऐसे मामलों में मुकदमे की धीमी गति को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया है, जिसमें एनआईए द्वारा किए गए जांच भी शामिल है। अदालत ने कहा कि विचाराधीन कैदी बिना मुकदमा शुरू हुए ही लंबे समय से जेलों में बंद पाए जाते हैं। एक तरफ ऐसे कैदी सालों साल जेल में सड़ रहे हैं, दूसरी तरफ मुकदमा भी शुरू नहीं हुआ है। अदालतों के सामने ये बड़ी दुविधा भरी स्थिति है, या तो ऐसे लोगों को जमानत पर रिहा करें और नहीं करें तो संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों की न्यायिक ऑडिट की कमी के कारण सैकड़ों गवाहों से जुड़े जघन्य अपराधों के मुकदमे ने व्यवस्था पर भारी बोझ डाला है। यानी ऐसे मामलों का ऑडिट नहीं होता कि किस मामले में क्या चल रहा है, कहां तक पहुंचा है, इसलिए और ज्यादा बोझ बढ़ता जा रहा है। आप कल्पना करिए कि जिन लोगों पर इस तरह के मामले दर्ज हैं और खासकर जिन मामलों में राजनीतिक द्वेष के कारण फंसाया गया है, फंसाने का आरोप लगता है, उन लोगों का जीवन किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। उमर खालिद को ही याद करिए, शर्जील इमाम जैसों को याद करिए, कितने साल से ये लोग जेलों में बंद हैं। 4 साल 5 साल 10 साल बिताने के बाद, जेल में बिताने के बाद यदि कोई बरी हो भी जाए, उस फैसले का क्या अर्थ है? क्या इससे किसी को न्याय मिलेगा? क्या आप इसे न्याय कहेंगे? क्या ये अन्याय नहीं है? क्या दुनिया की कोई सरकार या कोई अदालत या सुप्रीम कोर्ट किसी के सालों का जीवन वापस कर सकती है? जो दुख मिला, जो प्रताड़ना मिली, उसका मुआवजा दिया जा सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। वैसे क्या आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसी व्यवस्था तैयार करनी चाहिए कि जिन मामलों में लगे कि अधिकारियों ने जानबूझकर किसी द्वेष के कारण या फिर किसी की साजिश के तहत किसी को फंसाया है, तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी सजा का प्रावधान होना चाहिए? क्या इसके बिना यह संभव है कि लोगों को जानबूझकर नहीं फंसाया जाएगा, सत्ता अपनी पावर का दुरुपयोग नहीं करेगी? अब बात जब दुरुपयोग की आई गई है तो इस खबर को भी देख लीजिए। पिछले दिनों हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर यानी पहलगाम हमले के बाद चौतरफा अटैक होने लगा और उस व्यक्ति के खिलाफ होने लगा जो सत्ता से सवाल करता है, जवाब मांगता है और आलोचना करता है। नेहा राठौर ने कह दिया कि प्रधानमंत्री इन मामलों का प्रयोग बिहार चुनाव में करेंगे, तो उन पर एफआईआर होने लगी, शहर शहर एफआईआर होने लगी। प्रोफेसर महमूदाबाद ने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं था, फिर भी एफआईआर हो गई, उठा लिया, मुकदमा दर्ज हो गया। न्यूज वेबसाइट्स बंद होने लगी, 4 PM चैनल बंद हो गया, सरकार ने करा दिया, और दनादन कई यूट्यूब चैनलों पर स्ट्राइक आने लगी। ये भी उसी का हिस्सा नजर आता है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से महाराष्ट्र में एक 19 साल की इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित कोई आलोचनात्मक टिप्पणी कर दी। इसे लेकर उन पर मुकदमा डाल दिया गया, कई सारी धाराएं लगा दी गई। मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट में जस्टिस गौरी गोडसे और जस्टिस सुंदरसन की पीठ भौचक्का रहेगी। इन्होंने कॉलेज के अधिकारियों की आलोचना की, राज्य सरकार की भी आलोचना की और कहा कि स्टूडेंट ने अगर गलती की है तो उसको सुधारने की बजाय आपने उसे अपराधी बना दिया, अपराधी जैसा व्यवहार करने लगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि ये तो बिल्कुल ही चौंकाने वाला है। ऐसा लगता है कि पुलिस अधिकारी उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हैं और कॉलेज भी वही कर रहा है। अदालत ने कॉलेज से साफ साफ कह दिया कि हम कोई सार्वजनिक हमला नहीं चाहते। अगर आप छात्रा को परीक्षा लिखने के लिए एक अलग कक्ष देना चाहते हैं तो दे दीजिए। दरअसल छात्रा के 2 पेपर छूट गए हैं, उसी की बात चल रही है। अदालत ने यह भी कहा कि चौंकाने वाली बात यह है कि पोस्ट डिलीट करने के बाद भी 9 मई को एफआईआर दर्ज की गई, जबकि उसने पोस्ट डिलीट करके माफी भी मांग ली थी। अब अदालत ने कहा कि छात्रा को परीक्षा देने दिया जाए और परीक्षा के दौरान पुलिस न बुलाए। छात्रा से कह दिया गया है कि आप जांच में सहयोग करें। पुलिस को आदेशित किया गया है कि गिरफ्तार स्टूडेंट को रिहा करे। बहरहाल वीडियो पसंद आए हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।